ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन को लेकर जो समस्या आती है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार आपको, वेल ताकि आपके लिए आसान, समझना बहुत आसान हो जाएगा। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको ये लिस्ट पूरी पढ़वाऊंगा आपको। टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। जब आप रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बैठो या नोटिस या एजेंडा कुछ भी ड्राफ्ट करने के लिए आता है एग्जाम में, वैसे तो आपको नोटिस एजेंडा आएगा नहीं, रेजोल्यूशन की बात करता हूँ। तो पहली चीज का ध्यान रखो, कोई कटिंग बिल्कुल भी ना हो। मतलब ये पेपर चेकर जो है उसके लिए ना बड़ा मतलब पेनफुल है, और वो अब मार्क्स काट लेगा आपके अगर आपने आंसर में यहाँ कटिंग की। किसी और आंसर में छोटी मोटी कोई कटिंग है चलेगा, कोशिश करना ड्राफ्टिंग वाले वेल क्वेश्चंस में कटिंग बिल्कुल ना हो। यूज ऑफ एब्रीवेशंस बिल्कुल ना करें। वेल कुछ कुछ एब्रीवेशंस चलेंगी, आरओसी, सेबी, एनसीएलटी, कुछ लीगल एब्रीवेशंस वो चलेंगी, लेकिन हर चीज के लिए एब्रीवेशन ना इस्तेमाल करें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए एमओए लिख रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए एओए लिख रहे हैं, ड्राफ्टिंग में ना करें। एजीएम भी पूरा लिखो, एनुअल जनरल मीटिंग पूरा लिखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पूरा लिखो अगर लिखना है तो। एजीएम ईजीएम ड्राफ्टिंग में मत लिखो, बाकी पेपर में चलेगा एमओए एओए। बाकी आप पूरी आंसर शीट में चलाओ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा क्यों लिखना है, एमओए लिखो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरा क्यों लिखना है, एओए लिखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा क्यों लिखना है, बीओडी लिखो। सबको पता है यार, पेपर चेकर को भी पता है कि ये एब्रीवेशन का क्या मतलब है। और लेकिन जब ड्राफ्टिंग की बात आएगी तो एब्रीवेशन का इस्तेमाल ना करें। कुछ एक अलाउड है, जो लीगल एब्रीवेशन हर जगह सारी वेबसाइट्स पे चलती हैं वो अलाउड है। देन नो सेक्शन इज, अगर कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि कौन से सेक्शन में आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, नो सेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन एक्टिविटी, देन इट इज पास्ड एज बोर्ड रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए पूरे कंपनी लॉ में कोई सेक्शन नहीं है, तो फिर क्या करना है जी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं फॉर ओपनिंग द न्यू बैंक अकाउंट, और उसमें दो डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर रहे हैं टू साइन द चेकबुक, और रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो बैंकर को दे दी जाए अलॉन्ग विद द पैन कार्ड, जीएसटी ऑफ द कंपनी, ताकि बैंकर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दे। ऑथराइजिंग द कंपनी सेक्रेटरी की रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ साथ वेल आल से कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का जीएसटी जो है वो वेल बैंकर को दे दिया जाए, ताकि बैंकर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दे। सो वेल आल से, और कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया बाकी सारे फर्दर स्टेप्स लेने के लिए। तो एक ऐसी एक्टिविटी के लिए रेजोल्यूशन पूछ लिया जिसके लिए पूरे कंपनी लॉ में कोई सेक्शन ही नहीं है, तो आप क्या पास कर रहे हो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। देन गोइंग ऑन फर्दर, जब भी कोई रेजोल्यूशन शुरू करोगे तो पहले दो वर्ड्स क्या होंगे, हमेशा रिजॉल्व दैट, इट इज हेयर बाय डिसाइडेड दैट नहीं होगा, रिजॉल्व दैट। और अगर रेजोल्यूशन में सेकंड पैरा बनेगा तो रिजॉल्व फर्दर दैट, अगर थर्ड पैरा बनाएंगे तो रिजॉल्व ऑल्सो दैट, दैट इज हाउ इट इज। फिर जब रिजॉल्व दैट लिखते हैं तो रिजॉल्व दैट लिखने के बाद एक सेंटेंस जरूर आता है, हमेशा आता है, कॉपी पेस्ट, परसुएंट टू द रिक्विजिट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब वहां सेक्शन का नंबर अगर आपको याद है तो आप सेक्शन का नंबर जरूर लिखो, फिर आप रिक्विजिट नहीं लिखोगे। सेक्शन का नंबर आपको कंफ्यूज हो रहा है, सेक्शन 66 था या सेक्शन 67 था, अगर कंफ्यूजन कोई हो रही है तो वेल आल से उस केस में लिखो रेलिवेंट सेक्शन या रिक्विजिट सेक्शन, परसुएंट टू द रिक्विजिट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आगे जरूर लिखो। 2013 पढ़ने में भी ना ऐसा लगता है एक न्यूमरल आ गया, उसका एक अच्छा इंप्रेशन आता है। एक लैंग्वेज जरूर यूज होती है रेजोल्यूशन के अंदर, वेल बी एंड इज हेयर बाय, ये डायरेक्टर आज से और अभी से अपॉइंट हो रहा है विद इमीडिएट इफेक्ट, सो एंड सो पर्सन को आज से और अभी से डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड। अगर ये लैंग्वेज फिट होती है तो जरूर फिट करो, और फिट नहीं होती है तो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन 90% केसेस में फिट होती है, 95% केसेस में फिट होती है। तो 95% केसेस में आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। कई बार ऐसा होता है रेजोल्यूशन हम पास आज कर रहे हैं, इफेक्टिव एक महीने बाद होगा, तो बी एंड इज हेयर बाय नहीं लिखना, तो बी एंड इज हेयर बाय नहीं लिखना। आज से और अभी से कर रहे हैं तो बी एंड इज हेयर बाय लिखना है। तो 95% चांसेस आर कि ये फ्रेज जरूर आपके रेजोल्यूशन में दिखेगा। देन 95% चांसेस हैं कि ये आप यूज कर पाओगे। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको रेजोल्यूशन में लिखनी होती हैं, कि हम सो एंड सो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास आर्टिकल्स में पावर है। हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर हो। हम बायबैक तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास पहले से आर्टिकल्स में पावर हो, यू नो दैट। हाँ, सो क्या हमारे पास आर्टिकल्स में पावर है, एडिशनल डायरेक्टर तभी अपॉइंट कर सकते हैं अगर आर्टिकल्स में पावर हो। तो ये चीज रेजोल्यूशन में लिखनी चाहिए, परसुएंट टू द आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। और जब लिखोगे आर्टिकल नंबर डैश, खाली छोड़ देना, अपना फोन नंबर मत लिखाना, पता चला अपना फोन नंबर लिखा है और पेपर चेकर ने क्या किया, उठाकर आपकी आंसर शीट आईसीएसआई डिसिप्लिनरी कमेटी को दे दी, आपके घर चिट्ठी आ गई, ये आपके बच्चे को आईसीएसआई रेस्टिगेट कर रहा है, निकाल रहा है, और सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए को भी बता रहे हैं इस बच्चे को एडमिशन मत देना, ये तो आंसर शीट में अपना फोन नंबर लिखता है। तो मत करना, डोंट डू दैट। देन सीजी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो जहां डैश छोड़ना है डैश छोड़ना।
अगर जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए सीजी अप्रूवल भी चाहिए तो रेजोल्यूशन लिख देना कि सीजी अप्रूवल चाहिए। और उसके बाद एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए, वेल तो ये भी लिख देना कि एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए, मतलब जो भी अप्रूवल चाहिए। और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो और शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए तो ये भी लिख देना कि शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए। तो जो अप्रूवल चाहिए वो मेंशन कर देना कि भाई सो एंड सो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, वो मेंशन जरूर कर देना। देन गोइंग ऑन फर्दर, अब देखो जरा आपके सामने सिंपल रेजोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। 3-4 फटाफट दिखा रहा हूँ। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एंड एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये लैंग्वेज रट्टा मार लो, ऐसे ही शुरू करना है। सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा हर बार, पहली 2 लाइनें सेम रहेंगी। Resolve that pursuant to section 161 subsection 1 and any other relevant provision of the Companies Act 2013 and in accordance with the article number dash, खाली छोड़ना है, खाली छोड़ना है, of the article of association of the company, the name of proposed director, ब्रैकेट में नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर नाम नहीं लिखा है तो नाम नहीं लिखना है, ब्रैकेट में सिर्फ नेम ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर लिखना है, ऐसे ही। सो ब्रैकेट में we are saying एक बार रिपीट कर लेते हैं, pursuant to section 161 and any other relevant provision of the Companies Act and in accordance with the article number of dash of the company of the article of association of the company, the name of proposed director, din number so and so, be and is hereby, din number में अपना फोन नंबर नहीं लिखना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। be and is hereby मतलब आज से और अभी से, is appointed as additional director to hold the office up to the commencement of next AGM। लीगल प्रोविजन है, ही विल होल्ड द ऑफिस ओनली अप टू द नेक्स्ट एजीएम, तो वो लीगल प्रोविजन लिख दिया हमने। तो लैंग्वेज में किन चीजों का ध्यान रखा, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखा, नंबर 1 रिजॉल्व दैट का, नंबर 2 परसुएंट टू सेक्शन नंबर 3 एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, नंबर 4 इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन के लिए परसुएंट टू, आर्टिकल्स के लिए इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर सो एंड सो। वैसे कई बच्चे परसुएंट टू आर्टिकल नंबर सो एंड सो भी लिख देते हैं, एंड परसुएंट टू, वो भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है उसमें, भी कुछ गलत नहीं है। नंबर 5 आप डायरेक्टर का नाम और उसका डिन नंबर लिख रहे हो। नंबर 6 आप बी एंड इज हेयर बाय लिख रहे हो। नंबर 7 आपने लीगल प्रोविजन बता दिया, ही इज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू होल्ड द ऑफिस अप टू द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। 7 चीजों का ध्यान रखा है इस एक रेजोल्यूशन में, 7 पॉइंट्स का ध्यान रखा है, कुछ मिस नहीं करना। कुछ मिस करोगे तो पेपर चेकर नाराज हो जाएगा फिर। और इंटरव्यू के टाइम पे आपको कहेंगे रेजोल्यूशन लिख दो। इंटरव्यू के टाइम पे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे सीएस क्वालीफाई होने के बाद, तो भी कहेंगे ये 2 रेजोल्यूशन जरा लिख कर दिखाओ, सो एंड सो टॉपिक पे लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, इंटरव्यू में हो जाता है। तो सिर्फ एग्जाम की बात नहीं हो रही है, जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग इंटरव्यू में भी लिखवा लेते हैं। प्लस अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें 1-2 चीजें जो आपको और बताने जा रहा हूँ। अगर मान लो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सीजी अप्रूवल चाहिए होता, तो जहां पर आपने ये लिखा है ना इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद और डायरेक्टर का नाम आने से पहले बीच में यहाँ लिखते सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, या फिर अगर एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए होता तो यहाँ पर लिखते सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेफर करने के बाद और वो डायरेक्टर का नाम लिखने से पहले, रेजोल्यूशन की शुरुआत से पहले, यहाँ पर बीच में यहाँ पर वो सीजी अप्रूवल आएगा, या यहाँ पर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और बाकी क्या ध्यान रखना है, नो कटिंग, नो एब्रीविएशंस, नथिंग। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप नीचे, resolve that company secretary, resolve further that company secretary is authorized to file form DIR 12 of the newly appointed director to the ROC and to make the suitable entries in the register of directors। तो इसी में सेकंड पैरा एक नया ऐड कर लो, resolve further that company secretary is authorized to file DIR 12 to the ROC and make the entries in the register of directors and take any other suitable action and any other relevant steps and to take further relevant steps। तो वो लिख दो साथ में, उसके मेंशन कर दो। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक दूसरा रेजोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। We are resolution for converting the public company into the private company. Resolution for converting the public company into private company. Resolve that pursuant to section 13, section 14 जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए होते हैं, एंड सेक्शन 18 में जिसमें लिखा है एनी काइंड ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। तो रिजॉल्व दैट pursuant to section 13, 14 and 18 of the Companies Act 2013 and any other relevant provision of the Companies Act and subject to the approval of regional director। RD अप्रूवल चाहिए होता है फॉर कन्वर्टिंग द पब्लिक कंपनी इनटू द प्राइवेट कंपनी। तो वैसे लॉ में लिखा है सीजी अप्रूवल पावर्स आर डेलीगेटेड टू आरडी, तो आरडी अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसलिए ये लैंग्वेज आ गई, एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। तो पहले सेक्शन, उसके बाद हम बात करें, और आर्टिकल्स में कोई पावर नहीं चाहिए होती कन्वर्जन के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं थी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। So, and subject to the approval of the RD, the articles of the company is hereby amended to insert 3 restrictions, as per section
2 क्लॉज 68 पब्लिक को प्राइवेट बना रहे हैं, तो 3 रिस्ट्रिक्शंस इंसर्ट करेंगे। And to delete those provisions from the articles which are inconsistent with section 2 clause 68। तो एक तो section 2 clause 68 को ऐड करना है, प्लस आर्टिकल्स में से उन प्रोविजंस को हटाना भी है जो प्रोविजंस आर्टिकल्स के साथ, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फॉर एग्जांपल, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर कुछ पहले से था, तो पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स को आर्टिकल्स में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्राइवेट कंपनी बना रहे हो और प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू कर नहीं सकती है। दैट इज हियर। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन लिखें, और साथ में अभी खत्म नहीं हुई ये कहानी, साथ में क्या आएगा, रिजॉल्व फर्दर दैट, second para, resolved further that the name of the company shall be altered by adding the word private in the name of the company। अभी तक ABC Limited था, अब ABC Private Limited हो जाएगा। तो resolved further that the name of the company shall be altered, well, by adding the word private in the name of the company, and resolved also that Mr. और Miss ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी लिखना है, कंपनी सेक्रेटरी का नाम नहीं लिखना है। बी एंड इज hereby authorized to do further acts and to take all the necessary steps, all the actions in this matter। MGT 14 फाइल करना है, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी फाइल करनी है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो, इसकी कॉपी MGT 14 के साथ जाएगी, तो वो सब इसमें आ गया। वेल, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया टू टेक द फर्दर स्टेप्स। तो इस चीज का ध्यान रखिए बस, और क्या है। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट। और 3-4 चीजों का ध्यान रखा। शुरू कैसे किया, रिजॉल्व दैट। दूसरे नंबर पे सेक्शन 13, 14, 18 आ गया। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ RD आ गया। चौथे नंबर पे वो लीगल प्रोविजन आ गया कि आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है, और उसके अलावा जो आलतू फालतू चीजें हैं वो डिलीट करनी है जो आर्टिकल्स के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। 5वें नंबर पे रिजॉल्व फर्दर दैट आ गया कि हम वेल मेमोरेंडम में नेम क्लॉज में अब हम प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हैं। और छठे नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया टू टेक द फर्दर स्टेप्स इन द मैटर। तो रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, रिजॉल्व ऑल्सो दैट, 3 पैरास में बनाया आपने। तो फर्स्ट पैरा रिजॉल्व दैट, सेकंड पैरा रिजॉल्व फर्दर दैट, थर्ड पैरा रिजॉल्व ऑल्सो दैट। गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस? रेजोल्यूशन, हाँ, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन देखे ना, आस्क इन द एसयूबी ऑल्सो, क्योंकि एसयूबी में भी कंपनी लॉ वाला पार्ट है ना, तो वहां पर भी आ सकता है, तो उधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए, अब एक रेजोल्यूशन और भी दिखा रहा हूँ आपको। रेजोल्यूशन देखोगे ना, आपको समझ, मैं कहता हूँ लड्डू काम है यार, लॉलीपॉप काम है। आपको बस वो 8-9 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ना, उन 8-9 पॉइंट्स का ये ध्यान रखना है, बस इन चीजों का ध्यान रख लो आप। सो दीज आर द 8 और 9 पॉइंट्स वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट। ये 8-9 पॉइंट हैं। बाकी तो आपको लीगल प्रोविजन पता होना चाहिए पहले से, कि भाई सो एंड सो एक्टिविटी करने का लीगल प्रोविजन सेक्शन में क्या लिखा था। अगर आपको सेक्शन याद है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का है, दैट्स इट। और एक चीज बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में ना सारे रेजोल्यूशन बने बनाए सॉफ्टवेयर में आते हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, सेक्रेटेरियल सॉफ्टवेयर। रियल लाइफ में डिग्री मिलने के बाद, मतलब जॉब मिलने के बाद, आपकी कंपनी में वो लीगल कंप्लायंस सॉफ्टवेयर है, सेक्रेटेरियल सॉफ्टवेयर है। सारे रेजोल्यूशन डले हुए उठाने हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं, और बीच में ना चेंजेस करने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ICSI चाहता है कि आपको लिखना भी आना चाहिए। और मैं कहूँगा शायद ICSI को लग रहा हो कि पिछले 5 साल में हमने 3 या 4 बार तो क्वेश्चन ही पूछे हैं, मतलब 10 अटेम्प्ट में 3-4 बार क्वेश्चन आया है। वो भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं ना, चॉइस में निकल जाता है। वो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स कर लो, या क्वेश्चन नंबर 2A के 5 पार्ट्स कर लो, कहीं ना कहीं निकल जाता है ना चॉइस में। तो उस चक्कर में बच्चे कर तो रहे नहीं। और पिछले 5 साल में छोड़ो, मैं कहूँगा पिछले 10 साल में जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज बन रहे हैं, उनको ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू में पहला हाथ वहीं अटक जाता है उनका, उनके आगे खाली पेन पेपर रख दिया जाता है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के आगे, और कहते हैं लो आपके पास डिग्री है ना, ये बैठो और रेजोल्यूशन लिखो जरा। एक टॉपिक देते हैं, उस पर लिखो। हाथ नहीं चलता भाई, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज पिछले 10 साल से कर ही नहीं पा रहे हैं। उससे पहले जो क्वालिफाई हुए थे, तब तो ये था कि हर एग्जाम में 20 नंबर 25 नंबर की ड्राफ्टिंग आती थी। ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट द नोटिस, ड्राफ्ट द एजेंडा। तो वो 20-25 नंबर के चक्कर में हर किसी को करनी पड़ती थी। मैंने जब CS किया था, तो कंपनी लॉ के पेपर में पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स, हमारे टाइम पे तो कंपनी लॉ के 2 पेपर होते थे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, कंपनी लॉ 1, कंपनी लॉ 2। कंपनी लॉ 2 का जो पेपर होता था, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स वाज ड्राफ्ट 5 रेजोल्यूशंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। 4 नंबर के 5 रेजोल्यूशन, कंपलसरी क्वेश्चन था, तो मालूम था करना ही करना है, अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो उस जनरेशन ने, जो आज से 10 साल पहले क्वालिफाई हुए, उनके पास तो ड्राफ्टिंग स्किल है यार, उन्होंने किया है। अब एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं, रेजोल्यूशन फॉर बायबैक। फटाफट देखो,
बायबैक ऑफ शेयर्स करने जा रहे हैं, तो 3 सेक्शन है 68, 69 और 70। रिजॉल्व दैट, शुरू कैसे करना है? रिजॉल्व दैट pursuant to section 68, 69 and 70 of the Companies Act 2013 and any other relevant provision of the act and the SEBI regulations and in accordance with article number so and so of the article of association of the company। सब कुछ ही आता चला जा रहा है। रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, पहले कंपनीज एक्ट आ गया, उसके बाद कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो साथ में क्या आ गया? एंड सेबी रेगुलेशंस ऑफ बायबैक आ गया, एंड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी भी आ गया, क्योंकि आर्टिकल्स में पावर चाहिए तभी बायबैक कर पाएंगे, तो वो भी आ गया। देन so many number of shares, 7 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, आप अपनी तरफ से नहीं लिखो, सिर्फ क्या लिखो? ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, वो तो लिख ही सकते हैं, फेस वैल्यू में भी 1 रुपी में भी 10 रुपीज, ये तो लिख ही सकते हैं, ऑफ ₹10 ईच। अपनी तरफ से कोई भी फिगर मत डालो जब तक क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हो, नहीं तो पेपर चेकर उसको गलत समझ के उसको सोचेगा कि कोई हिंट ड्रॉप किया जा रहा है, कहीं कोई कनेक्शन बिठाया जा रहा है, कोई जान पहचान निकाली जा रही है, वो आगे आईसीएसआई डिसिप्लिनरी कमेटी को पकड़ा देंगे, फिर वो कुछ एक्शन होगी, कोई फायदा नहीं। इसलिए ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया, सिर्फ ये बोला है बायबैक का रेजोल्यूशन बता दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखो। क्वेश्चन पेपर में बताया है 7 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 रुपीज एंड द बायबैक प्राइस इज 390 रुपीज पर शेयर, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज कर लेना यहाँ पर। देन सो बायबैक will of the dash number of equity shares of the face value of ₹10 each shall be bought back at the offer price of rupees dash, हम नहीं बताएंगे अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा, at the offer price of rupees dash per share aggregating to rupees, एग्रीगेट ऑफर कितना बना? लेट अस से 21,000 करोड़ और 18,000 करोड़, हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे? डैश टोटल ऑफर साइज ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड प्रोविजन ऑफ द सेम शैल बी मेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। इसका प्रोविजन हम कहां से बना रहे हैं वो आपको मालूम ही है, बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स और आउट ऑफ सिक्योरिटी अकाउंट और ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? द प्रोविजन विल बी मेड फ्रॉम द आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजॉल्व फर्दर दैट द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर क्रिएट करना है, क्योंकि फ्री रिजर्व्स में से बायबैक कर रहे हैं ना, तो एग्रीगेट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो आप बायबैक कर रहे हैं, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो नहीं, जो एग्रीगेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर आप बायबैक कर रहे हैं उसका सीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी है। तो रेजोल्यूशन 7 के साथ, रिजॉल्व फर्दर दैट द सीआरआर ऑफ रुपीज डैश इक्वल टू द एग्रीगेट फेस वैल्यू, इक्वल टू द और इक्वल टू द एग्रीगेट फेस वैल्यू of the shares bought back shall be created out of freezers, तो हम CRR create करेंगे out of freezers। and third para resolved also that the board of directors hereby are authorized to prepare and submit the declaration of solvency to the ROC and to the SEBI and are also authorized to take any further steps in the matter। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दो या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दो तो भी चलेगा। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बजाय कंपनी सेक्रेटरी भी लिख सकते थे, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खैर लिखना ही पड़ेगा, सॉरी हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही बनाना है, तो उनको ऑथराइज किया जाता है टू प्रिपेयर एंड सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू द ROC एंड SEBI। और नीचे अगर यहाँ लिखना चाहो एंड कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड टू टेक फर्दर स्टेप्स इन द मैटर, तो ये बॉटम लाइन में आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो, एंड कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड, लेकिन लिखना पूरा, हाँ कंपनी सेक्रेटरी पूरा लिखना, इज ऑथराइज्ड टू टेक फर्दर स्टेप्स इन द मैटर। हो गई कहानी खत्म। थ्री पार्ट्स ऑफ द रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, उसमें आपने लंबी चौड़ी राम कहानी देखो क्या क्या बता दिया, सेक्शन के बारे में बात कर ली, सेबी के बारे में बात कर ली, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात कर ली, कितने शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं वो बात कर ली, कहाँ से बायबैक कर रहे हैं फ्री रिजर्व्स में से वो बात कर ली। 5 चीजें आ गई आपके मेन रेजोल्यूशन में, सेक्शन नंबर भी आ गया, सेबी रेगुलेशन का रेफरेंस आ गया, आर्टिकल्स का रेफरेंस आ गया, वेल नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक करना चाह रहे हैं और कितना प्राइस पे करना चाह रहे हैं, एग्रीगेट टोटल ऑफर साइज कितना है, नंबर 4 वो आ गया, नंबर 5 बायबैक का सोर्स वो भी आ गया, सारी चीजें बता दी आपने। और फिर जो भी 5 आइटम्स ऊपर हो गई, उसके बाद जो छठी चीज है वो आपने नीचे रिजॉल्व फर्दर दैट में कवर कर ली, सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे तो फिर आपने 7वें पॉइंट में रिजॉल्व ऑल्सो दैट में छक्का मार दिया, अट्ठा मार दिया और बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दिया, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया, बाकी सारा काम संभालो, आगे का सारा काम देखो, हमारी तरफ से खत्म। हाँ जी, प्रोविजन ही लिखना है, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, प्रोविजन ही लिखना है, बस तरीके से लिखना है, एक स्टाइल बना दिया उसका, लिख तो लीगल प्रोविजन ही रहे हो आप। वही कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन लिखना लड्डू है, लॉलीपॉप है, बस लीगल प्रोविजन याद होना चाहिए। एक एग्जाम्पल 4 देने जा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल 4, वी आर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करने जा रहे हैं। Well, और कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, वी आर इंक्रीजिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 में लिखा है ऑल्टरेशन ऑफ
शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आपके पास सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर कर सकती है। नंबर 2, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और फॉर्म SH7 फाइल करना है टू द ROC। MJT 14 नहीं जाएगा। तो सिंपल सिंपल फटाफट रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले सेक्शन नंबर आ गया, रिजॉल्व दैट आ गया, सेक्शन नंबर आ गया, एंड एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन in accordance with the article of association of the articles of the company, article number so and so of articles of the company, and then authorized capital of the company B and is hereby आ गया, is increased from dash number of equity shares of rupees 10 each aggregating dash 4 crore equity shares of rupees 10 each aggregating rupees 40 crore to 5 crore equity shares of rupees 10 each aggregating rupees 50 crore। तो 40 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डैश डैश। फेस वैल्यू तो लिख देंगे 10 रुपीज पर शेयर, आगे हम डैश करके छोड़ देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डैश एग्रीगेट ऑथराइज्ड कैपिटल डैश, एंड इट इज इंक्रीज्ड टू डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। हम फिगर्स नहीं लिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में पहले से बताया हो कि आप ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो फ्रॉम रुपीज 40 करोड़ टू 50 करोड़ एंड 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यूज कर लेना। पहले से नहीं दिया हुआ तो डैश डैश। समझ में आ गया आपको? एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंगली, ये तो लिखना है ना, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपिटल क्लॉज वेल वो तो चेंज होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेल बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेकंड पैरा में आ जाओ, रिजॉल्व फर्दर दैट। तो आपका काम हो गया, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए तो उसके उसके बिना चलेंगे नहीं। रिजॉल्व फर्दर दैट द कॉपी ऑफ altered memorandum along with the relevant documents shall be filed to the ROC and to the concerned stock exchanges also if company is listed company। और ये जो relevant document है, ये कौन सा document है? बेसिकली फॉर्म SH7 जाता है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। क्या एग्जाम में आप ये वाला काम नहीं करना, अगर नोटिस में डलवाते हैं तो ये होता है ये सब कुछ। एग्जाम में आपको ये साइनिंग वाइनिंग नहीं करनी, एग्जाम में तो आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये वाला काम आपको एग्जाम में नहीं करना। ये तो फिर से कहूंगा, रेजोल्यूशन 3 पार्ट्स में, वेल 2 पार्ट्स में बनाया हमने। रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लीगल प्रोविजन, सेकंड पार्ट में एंड दैट इज वेल फर्दर दैट करके कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर को ऑथराइज कर दो टू टेक द फर्दर स्टेप्स। कहानी खत्म, आगे की कहानी वो अपने आप संभालते रहेंगे। अब मुझे एक चीज बताना, आप एग्जाम में गए, आपको आया कि एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो। एग्जाम में क्वेश्चन आया रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन। आपको ये याद नहीं आ रहा कि सो एंड सो एक्टिविटी के लिए ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से पावर चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंपनी वांट्स टू इशू द इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, आपकी कंपनी क्या इशू करना चाहती है? योर कंपनी वांट्स टू इशू द इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। आप सोच रहे हो एग्जाम में कि सेक्शन 52 था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम, पता नहीं उसमें आर्टिकल्स में पावर चाहिए थी नहीं चाहिए थी, याद नहीं आ रहा। तो फिर ड्राफ्ट करना है रेजोल्यूशन। हाँ जी, उसमें लिखें या नहीं लिखें कि परसुएंट टू और इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर सो एंड सो ऑफ द कंपनी, लिखें या नहीं लिखें? आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द कंपनी, यस और नो, यस और नो बताओ। ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन कर रहे हो, कंफ्यूजन कहां पर है? वेदर द पावर in AOA is required for the activity given in क्वेश्चन पेपर जिसका रेजोल्यूशन आपसे ड्राफ्ट करवा रहे हैं। इन द ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन ये प्रॉब्लम आ रही है, तो रेजोल्यूशन में लिखें इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर सो एंड सो। आंसर इज यस, हमेशा लिखो, हमेशा लिखो। आंखें बंद करके एक रूल बना लो, चाहे आपको आए ना ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी और डी और ई और एफ, फलाना ढिमकाना कुछ भी, आंसर में आपको जरूर ड्राफ्टिंग में लिखना ही लिखना है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि लीगल रिक्वायरमेंट थी कि आपको पर्टिकुलर लीगल एक्टिविटी करने के लिए आपको पहले से आर्टिकल्स में पावर है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट थी सेक्शन में तो आपने वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, आपने रेजोल्यूशन में लिख दिया इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। क्लियर?
सेक्शन नंबर भी लिख दिया और परसुएंट टू सेक्शन नंबर भी लिख दिया और इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर डैश भी लिख दिया। ऑन द अदर हैंड सिचुएशन 2, मान लो कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से पावर होना जरूरी नहीं है। लॉ मेकर कहता है कि आर्टिकल्स में पावर नहीं है तो भी आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम करने के लिए आर्टिकल्स में कोई पावर नहीं चाहिए, पहले से नहीं चाहिए, सेक्शन 52 में नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन हमें तो याद नहीं आ रहा एग्जाम में, तो भी मैं कहूंगा टेंशन ही नहीं है, आपको रेजोल्यूशन के अंदर लिखना ही लिखना है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अरे भाई, एक चीज सोच के देखो, मेरी कंपनी है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरे कंपनी के आर्टिकल्स में उस एक्टिविटी के लिए कुछ पहले से मेंशन है, आर्टिकल नंबर 78 या आर्टिकल नंबर 82 में कुछ पहले से मेंशन है, और अगर मैंने वो लिख दिया तो कोई बुरा कर दिया, आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है कि आर्टिकल्स में पहले से पावर होनी चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से उस एक्टिविटी के लिए अगर कोई मतलब प्रोविजन बना रखा है और हम उस प्रोविजन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कोई गलत कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ तो बड़ी आसान है। आपको तो अपने आंसर में हमेशा 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 ड्राफ्टिंग में लिखना ही लिखना है। अगर आपसे 4 रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करने के लिए आ जाए ना एग्जाम में, आपको चारों में लिखना ही लिखना है इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एक तो आंसर की लेंथ बढ़ेगी, एक तो आंसर की लेंथ बढ़ेगी, दूसरा अगर लीगल रिक्वायरमेंट होगी उस सेक्शन में, आर्टिकल्स में पावर पावर चाहिए पहले से, जैसे कि सेक्शन 61 में भी है, जैसे कि सेक्शन 68 में भी है, तो अगर पावर चाहिए पहले से तो वो आपने लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। और अगर पावर नहीं चाहिए तो अरे भाई, हमने कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा है, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स में वो रिक्वायरमेंट है, हमारी अपनी कंपनी के आर्टिकल्स में, तो आपका आंसर गलत तो है ही नहीं। आपने ओवर कंप्लायंस ऑफ लॉ किया है, आपने अंडर कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं किया है, आपने ओवर कंप्लायंस किया है। इसलिए आपके आंसर में आपकी पहली 4 लाइनें तो फिक्स हो गई यार। रिजॉल्व दैट में, रिजॉल्व दैट pursuant to section number of dash 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 of the Companies Act 2013 and in accordance with the article number dash of article of association of the company। उसके बाद आगे की गाड़ी तो फिर बाद में चलेगी, इतना तो हमने धक्का मार ही दिया ना, 4 लाइनें तो हमने पहले ही लिख दी। हाँ जी, वी आर फॉलोइंग द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ अवर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें पेपर्स चेकर को क्या तकलीफ है, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है भाई, वो हमने अपना काम अपने तरीके से कर लिया पहले, तो दिक्कत क्या है किसी को। आई होप गॉट दैट, सिंपल है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको।